रेजिस्टेंस चेक करने के समय एक स्ट्रेंज इंसिडेंट देखने को मिलता है। देखोगे जो सब डिवाइस एसी पे ऑपरेट होता है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के समय हम लोग डीसी वोल्टेज यूज करते हैं। जो डिवाइस एसी से चलने वाला है उसका इंसुलेशन टेस्ट एसी से करना ही ठीक होगा ना। लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे इंडस्ट्री में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए डीसी वोल्टेज ही यूज होता है। तो चलो आज के वीडियो से हम लोग समझेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के दौरान अगर एसी वोल्टेज हम लोग यूज करते तो क्या प्रॉब्लम होता। ये थर्ड पॉइंट समझने से पहले ये फर्स्ट दो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। फर्स्टली इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईआर टेस्ट। और वर्किंग समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन के पीछे जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दैट विल बिकम वेरी इजी। तो चलो पहले समझ लेते हैं आईआर टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं। मान लो ये मोटर बहुत दिन से बंद था, अब इसको चलाने का जरूरत है। तो पहले तुमको देखना चाहिए इस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है और जिस केबल के थ्रू मोटर तक सप्लाई गया है उस इंसुलेशन का कंडीशन कैसा है। अगर इंसुलेशन का कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट से मोटर या केबल डैमेज हो सकता है। सो उस डैमेज से बचाने के लिए हम लोग मोटर को चलाने से पहले आईआर टेस्ट करते हैं। तो अब सवाल आता है इंसुलेशन का कंडीशन कैसे चेक होगा। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट है जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर और मेगर। इसका ये हैंडल जब तुम घुमाओगे इससे एक डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होगा और उस वोल्टेज को इस केबल और शीट के बीच में अप्लाई करना है। अब इस टेस्ट के दौरान इस इंसुलेटर के अंदर क्या खेल चलता है देखो। जैसे ही इस कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करोगे 3 टाइप का करंट इस कंडक्टर से ग्राउंड तक फ्लो करता है इस इंसुलेटर के थ्रू। सो वन बाय वन ये 3 कंपोनेंट को समझो। देखो प्रैक्टिकली इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन कोई भी इंसुलेटर कितना भी अच्छा हो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक लीकेज करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है। अब आ जाओ इस कैपेसिटिव करंट पे। यहाँ पे देखो ये कंडक्टर और ये ग्राउंड ये दोनों के बीच में ये इंसुलेटर है जो एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। सो केबल का ये कैपेसिटेंस के कारण भी एक करंट फ्लो करेगा। और ये थर्ड कंपोनेंट एब्सॉर्प्शन करंट और पोलराइजिंग करंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझो ये करंट कैसे फ्लो करता है। मान लो इस कंडक्टर में हम लोग नेगेटिव पोलरिटी दिए हैं तो पोलराइजेशन के कारण इसका ऑपोजिट पोलरिटी यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा और इस इवेंट के कारण जो करंट फ्लो करता है वो हो गया आई एब्सॉर्प्शन। अब समझ लो जैसे ही हम लोग यहाँ पे वोल्टेज देते हैं तो ये तीनों करंट किस तरीके से चेंज होता है। लीकेज करंट टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन इस कैपेसिटिव करंट का वैल्यू बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद बहुत ही शॉर्ट टाइम में करंट जीरो हो जाता है, क्योंकि डीसी के लिए कैपेसिटर एज ए ओपन सर्किट एक्ट करता है, ये तो हम लोगों को पता ही है। और पोलराइजेशन करंट का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है बिगिनिंग में, लेकिन इसका वैल्यू कैपेसिटिव जैसा बहुत शॉर्ट टाइम में जीरो नहीं हो जाता है। काफ़ी टाइम तक वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इस कंपोनेंट का वैल्यू जीरो होता है और जिसके पीछे रीज़न है ये पोलराइजेशन प्रोसेस का स्लो नेचर। सो मेगर करते समय ये तीनों कंपोनेंट का सम मेगर के थ्रू फ्लो करता है। और इस केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा। मेगर से प्रोड्यूस डीसी वोल्टेज को इस आई टोटल से डिवाइड करने से जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है वही यहाँ पे डिस्प्ले होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट रिलेटेड जितना कहानी समझना था तुम समझ चुके हो। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाई डीसी वोल्टेज इज यूज्ड इन इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। देखो मेगर के थ्रू तो हम लोग डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसलिए ये 3 कंपोनेंट जो करंट का होता है उसमें ये कंपोनेंट जो लीकेज करंट का कंपोनेंट है वो देखो ये तीनों कंपोनेंट से ज़्यादा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं डीसी में लीकेज करंट डोमिनेट करता है। लेकिन अगर मेगर से हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये 3 कंपोनेंट में से कैपेसिटिव करंट डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि कैपेसिटर डीसी के लिए तो एज ए ओपन सर्किट एक्ट करता है लेकिन एसी में करंट कंडक्ट करेगा। सो यही डिफरेंस है एसी और डीसी अप्लाई करने में। एसी इंसुलेशन टेस्ट में इस कैपेसिटिव करंट का डोमिनेटिंग नेचर के कारण किसी भी इंसुलेशन का इनर कंडीशन के बारे में हम लोग को पता चलता है। जब रीवाइंडिंग या इंसुलेशन रिपेयरिंग के टाइम में माइका सीट का बहुत सारा लेयर को 1 बाय 1 रैप किया जाता है, तब मान लो अगर कोई फॉरेन मटेरियल इसके अंदर आ जाता है या वॉइड रह जाता है तो इस केबल का कैपेसिटेंस में चेंज आ जाता है, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हाई होता है लेकिन एयर या फॉरेन मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही कम होता है।
सो एसी इंसुलेशन टेस्ट में अगर आईआर वैल्यू कम आए, इसका मतलब हम लोग को समझ जाना है इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। अब नॉर्मल यूज के दौरान क्या होता है, मान लो कोई मोटर सालों से महीनों से चल रहा था, अभी 5-7 दिन के लिए बंद हुआ है और उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट हम लोगों को करना है। सो इस टाइप के केस में इंसुलेशन के अंदर वॉयड या फॉरेन मटेरियल रह जाने का डर तो बहुत ही कम है, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम रिपेयरिंग या रीवाइंडिंग के टाइम ही हो सकता है ना। लेकिन हम लोगों के केस में ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है, मोटर महीनों से इसी कंडीशन पे चल रहा था। सो इंसुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम हो सकता है बाहर हो सकता है। इंसुलेशन में डस्ट, ऑयल, मॉइस्चर इस टाइप के कंटामिनेशन अगर जम जाए, तब ये तीनों करंट में से ये लीकेज करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस टाइप का कंटामिनेशन और मॉइस्चर का डर ज़्यादा रहता है जहाँ पे कंडक्टर ओपन रहता है, जैसे कि मोटर का टर्मिनल बॉक्स में। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डस्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव होता है, तब इससे आईआर वैल्यू कैसे डाउन होगा। एक्चुअली आईआर वैल्यू डाउन होता है इसलिए क्योंकि डस्ट बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब मॉइस्चर कैच कर लेता है बहुत जल्दी और मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन करके रखता है। सो इस टाइप के कंटामिनेशन प्रॉब्लम से लीकेज करंट ही मेनली इन्फ्लुएंस्ड होता है। सो हम लोगों को सिर्फ आई लीकेज को ही डिटेक्ट करना है, जो डीसी इंसुलेशन टेस्ट से ही पॉसिबल है। एसी इंसुलेशन टेस्ट करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। और एक पॉइंट है, एसी इंसुलेशन टेस्ट में कैपेसिटिव कंपोनेंट का करंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मान लो लीकेज करंट का वैल्यू थोड़ा मोड़ा अगर बढ़ भी जाएगा तो हाई कैपेसिटिव करंट के कारण इस लीकेज करंट का हाई अमाउंट हम लोग को पता ही नहीं चलेगा।